एसएसबी में जो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उनका एक बड़ा सिंपल मुद्दा है। उनको एक आम अफसर चाहिए, अधिकारी चाहिए, जो 30 जनों को या 40 जनों को मोटिवेट कर सके कि लड़ाई में, जंग में अपने देश के लिए कुर्बान होने को तैयार होना है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। वहाँ कोई दिमागदार, ज़्यादा खास दिमागदार कोई आइंस्टाइन नहीं चाहिए कि किसी स्तर पे, जूनियर स्तर पे सेना से भी अधिकारी रॉ में लिए जाते हैं, जो पहले डेपुटेशन पे जाते हैं। डेपुटेशन के बाद हो सकता है वो वहीं ऑब्जॉर्व हो जाए। अगर पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान भारत में मिल जाता है तो उससे चीन का डेफिनेटली नुकसान तो होता है। तो कोशिश चीन की यही रहेगी कि ये ऐसा ना हो पाए। वीक पाकिस्तान जो है, कमज़ोर पाकिस्तान भारत के हित में नहीं है। हम चाहते हैं कि स्टेबल पाकिस्तान हो, इतना ताकतवर भी ना हो कि आंखें दिखाए, बट स्टेबल रहे, भारत के साथ मिल के चले, आर्थिक फायदा होगा उसका भी। डीबीओ है, डीबीओ में हमारा एयरफील्ड है। आप नहीं मानोगे, एयरफील्ड हमारे एक एयर चीफ ने बनाया, मतलब उसको डेवलप किया, बिल्कुल बॉर्डर पे है, और सरकार की इजाजत भी नहीं ली थी। सरकार की को बिना बताए उन्होंने उसको डेवलप कर दिया। और सरकार को कहां से पता चला? चीनियों से, कि चीनियों ने बोला कि भाई देखो, आपने यहाँ पे ये एयरफील्ड हमारे बिल्कुल बॉर्डर पे किया है, ये वो। तब चिदम्बरम साहब हमारे होम मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला कि नहीं, ये हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लिख के दे रहे हैं आपको। देखिए, मैं तो ये मान के चलता हूं कि जितने भी देश हैं, पावरफुल कंट्रीज हैं, समझदार हैं, क्योंकि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना मतलब म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन है। और खासकर वो दो देश, दोनों जिनके पास परमाणु हथियार हों अलग अलग, और उसको आगे ले जाने का जरिया भी हो। आज की तारीख में भारत के पास सब जरिया हैं। समुद्र से भी हम छोड़ सकते हैं, जमीन से, आसमान से। उसी प्रकार चीन के पास भी ये साधन हैं। तो मुझे लगता है कि एक राइट थिंकिंग लीडर्स होंगे इन दो देशों के कि कभी वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करें। टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड, यानी छोटा जिसकी ताकत है, वो छोटे जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड किसी हालत में इस्तेमाल हो सकता है जबकि स्थिति बहुत खराब हो उस देश के लिए। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इस बेसिस में हमें चलना चाहिए कि, लेकिन तैयारी तो हर एक चीज़ की होनी चाहिए। अगर स्ट्राइक करता है किसी वजह से चीन, तो भारत के पास उसका जवाब देने की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होनी चाहिए हमारे पास। और मेरे को कोई शक नहीं है कि हमारे देश के पास ये शक्ति और ये ताकत है। गिलगिट बाल्टिस्तान चीन के लिए बहुत ज़रूरी है। उसका जो इकोनॉमिक पैसेज जा रहा है पाकिस्तान के बीच पीओके होते हुए, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो बाल्टिस्तान और गिलगिट है वो पाकिस्तान का अधीन ही रहे या चाइना के इन्फ्लुएंस में रहे। अगर पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान भारत में मिल जाता है तो उससे चीन का डेफिनेटली नुकसान तो होता है। तो कोशिश चीन की यही रहेगी कि ये ऐसा ना हो पाए। तो ये तो एक किस्म का स्ट्रैटेजी, नेशनल लेवल की बातें हैं, उसमें किस तरीके से हमने इसको लेना है। हो सकता है कल पाकिस्तान टूट जाए, जैसे आज उसकी आर्थिक स्थिति चल रही है, जैसे वहाँ दंगे फसाद हो रहे हैं। कोई कह नहीं सकते कि कल पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान शायद भारत में मिल जाए, वहाँ के लोगों की इच्छा भी यही हो। तो आगे क्या होने वाला है ये समय बताएगा। लेकिन चीन के, ये बात आपने जो पूछा है, वो चीन नहीं चाहेगा कि ये भारत के साथ मिल जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। देखिए, ये
एसएसबी में जो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उनका एक बड़ा सिंपल मुद्दा है। उनको एक आम अफसर चाहिए, अधिकारी चाहिए, जो 30 जनों को या 40 जनों को मोटिवेट कर सके कि लड़ाई में, जंग में अपने देश के लिए कुर्बान होने को तैयार हो जाए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। वहाँ कोई दिमागदार, ज़्यादा खास दिमागदार कोई आइंस्टाइन नहीं चाहिए, वहाँ कोई बड़ा बिजनेसमैन जिसका दिमाग है वो नहीं चाहिए। एक लीडर चाहिए, छोटा सा, जो टोली को मोटिवेट कर सके कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमें लड़ना है, हमें अपना ज़मीन बचाना है, अपनी धरती बचानी है। तो वो ऐसे अधिकारी की खोज में होते हैं। और इसके लिए कितना भी मैं टिप्स दे दूँ, कोई कहीं कितनी भी ट्रेनिंग ले ले, आखिर में वो खोज निकालते हैं, क्योंकि जो असलियत है वो निकलना चाहिए। अगर नकली बन के जाते हैं कि साहब हैं नहीं वैसे, लेकिन दिखा रहे हैं कि हम वैसे हैं, वो जो वहाँ एसएसबी में बड़े पहुँचे बड़े एक्सपीरियंस जीटीओ होते हैं, बड़े एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट होते हैं, और बड़े एक्सपीरियंस प्रिजाइडिंग ऑफिसर, इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते हैं, वो निकाल ही लेते हैं। मेरा यही एक सलाह है कि आप अपने को अपने जैसे रखें, बनने की कोशिश ना करें, झूठ ना बोले, जो दिल में आता है अच्छी बात, सच्ची बात बोले, तो वो उनके ऊपर छोड़ें कि क्या आप ही सही अधिकारी बन पाएंगे कि नहीं। यही मेरी एक सलाह है। इसका मैं जवाब इस तरीके से दूंगा कि किसी स्तर पे, जूनियर स्तर पे सेना से भी अधिकारी रॉ में लिए जाते हैं, जो पहले डेपुटेशन पे जाते हैं। डेपुटेशन के बाद हो सकता है वो वहीं ऑब्जॉर्व हो जाए। जब वो ऑब्जॉर्व हो जाए तो वो अब रॉ के अफसर हो गए। तो उस नाते, रॉ का अफसर होने के नाते, हो सकता है अगर उसकी उम्र हुई, उसकी बाकी चीजें, कार्रवाई ठीक रही, तो वो बच सकता है, लेकिन सेना का अधिकारी होते नहीं बच सकता। आम जन ये सोचता है कि अगर पाकिस्तान कमजोर होगा तो भारत के लिए अच्छा है, लेकिन मेरी समझ में ये है कि एक स्टेबल पाकिस्तान भारत के लिए अच्छा होगा। अगर पाकिस्तान में ही गड़बड़ाहट है, उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी गवर्नेंस कमजोर पड़ती है, उनके यहाँ टेररिस्ट को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, तो ये जो आतंकवादी ये कहाँ जाएंगे, ये यही तो आएंगे। इसलिए वीक पाकिस्तान जो है, कमज़ोर पाकिस्तान भारत के हित में नहीं है। हम चाहते हैं कि स्टेबल पाकिस्तान हो, इतना ताकतवर भी ना हो कि आंखें दिखाए, बट स्टेबल रहे, भारत के साथ मिलके चले, आर्थिक फायदा होगा उसका भी, उसकी जो डेवलपमेंट है उसमें भी उसका फायदा होगा। आज देखिए वहाँ पे पेट्रोल के दाम 300 से ऊपर चढ़े गए हैं, टमाटर 100 रुपये से ऊपर है, मतलब उनकी हालत काफी खस्ता है, और वर्ल्ड, दुनिया भी उसकी मदद नहीं कर पा रही है। इसीलिए पाकिस्तान को इस विषय में बहुत गहराई से सोचना चाहिए कि हमें किस तरफ चलना है। मेरे ख्याल में आम जनता में तो सोच आनी शुरू हो गई है कि कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि 47 में अलग हो गया, हमने शायद गलती की है। तो ये एहसास अगर हो रहा है आम जन में, तो हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान सही रास्ते पे आ जाए। पाकिस्तान की तरह चीन का भी आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, और हमें सबसे बड़ी बात जो हमें करनी है वो तैयारी करनी है। और मेरे को लगता है कि भारत सही रास्ते पे है। हम ज़्यादा बखान नहीं करते हैं कि भाई इसको हम निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाषणबाजी में नहीं हम बिलीव करते हैं आज की तारीख में, जो कि अच्छी बात है। जिस दिन हमारे पास ताकत आ जाएगी उनको निकालने की, तब बोलेंगे भी और करेंगे भी। बोलेंगे क्यों, तब तो हम करेंगे पहले तो अभी वो जो चाइना है, चीन बड़ी
बड़ी कार्रवाई तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन छोटी निबलिंग काम कर रहा है। कभी वहाँ के एक स्पर ले लिया, फिर उस पर हमारी बातचीत चलती है। तो ये, और इसको हम ज़्यादा उछाल नहीं रहे हैं। बड़ा हिस्सा लद्दाख का चीन के साथ मिलता है और छोटा हिस्सा लद्दाख का जो है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। तो चीन के साथ तो जो 62 में हुआ वो, तो उसके बारे में तो मैं बात नहीं करना चाहूँगा। अभी जो हुआ तो हुआ, और अभी आजकल जो हो रही हैं गलवान वैली में हुआ, वो भी सब जानते हैं। और गलवान वैली में तो हमारे जवानों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और इतने नुकसान हुआ कि आज तक वो उभरे नहीं है, उससे घबराए हुए हैं। और वही हालत उनकी हमने अरुणाचल प्रदेश में हाल में किया था। तो वो अभी उनको भी मालूम है कि सैनिक के लेवल पे वो मुकाबला नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ तक डफरी है उनके फेवर में है, जहाँ तक टेक्नोलॉजी है उसमें वो हमसे थोड़ा आगे हैं, थोड़ा क्या काफ़ी आगे हैं, हथियार उनके पास ज़्यादा हैं। लेकिन हम भी पीछे नहीं हैं। हमारी भी अभी मेरे ख्याल में जैसे भी फैसिलिटीज़ देख लीजिए, उन्होंने क्या गांव बसा दिए बिल्कुल बॉर्डर पे, सड़क ले आए बॉर्डर पे। हमारी तो सड़कें भी नहीं थी। अब जो हमारी सड़कें बन रही हैं अलॉन्ग दी बॉर्डर इन अरुणाचल प्रदेश, गजब की सड़कें बन रही हैं वो, और पीछे के पैरेलल रोड और फिर कनेक्शन, ताकि आगे जब हमें रिसप्लाई करना हो, सप्लाई करना हो, मूवमेंट करना हो, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना हो ट्रुप्स को, उसमें आसानी होगी, फैसिलिटीज होगी, एम्युनिशन के लिए डंप होगा। जो एक जैसे डीबीओ है, डीबीओ में हमारा एयरफील्ड है। आप नहीं मानोगे, एयरफील्ड हमारे एक एयर चीफ ने बनाया, मतलब उसको डेवलप किया, बिल्कुल बॉर्डर पे है। और सरकार की इजाज़त भी नहीं ली थी। ये जब यूपीए की सरकार थी तब की बात है। सरकार की को बिना बताए उन्होंने उसको डेवलप कर दिया। और सरकार को कहाँ से पता चला? चीनियों से, कि चीनियों ने बोला कि भाई देखो, आपने यहाँ पे ये एयरफील्ड हमारे बिल्कुल बॉर्डर पे किया है ये वो। तब चिदम्बरम साहब हमारे होम मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला कि नहीं ये हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लिख के दे रहे हैं आपको। तो इस्तेमाल में नहीं हुआ। लेकिन अब जब से ये सरकार आई है, ये सरकार बोलती थी उसको इस्तेमाल करो, हम क्यों डरे, चीन से हमारा एयरफील्ड है। अब उसका इस्तेमाल भी हो रहा। तो कहने का मतलब ये कि हम सड़कें भी बना रहे हैं, फैसिलिटीज भी बना रहे हैं, ट्रूप्स भी भेज रहे हैं, ट्रूप्स भी डिप्लॉय कर रहे हैं, एम्युनिशन भी स्टॉक कर रहे हैं, ये नहीं कोई चीज़ की कमी ना हो। और जो आधुनिक हथियार, जो मॉडर्नाइजेशन होना है, हाँ उसमें उस पर पैसा बहुत चाहिए। और जो है कोई भी सरकार जो है इतना पैसा नहीं खर्च कर सकती है डिफेंस पे, क्योंकि बाकी चीज़ों को भी तो लेके चलना है आपको। आपका एजुकेशन है, आपका हेल्थ केयर है, आपका डेवलपमेंट है। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से ठीक ही चल रहा है। और आने वाले समय में अब चीन में भी बड़ा गड़बड़ हो रहा है। अभी जैसे सुनने में आता है कि जो वहाँ पे ये कोरोना का जो हुआ है उससे भी बड़ी नाखुश हैं लोग। तो हो सकता है कि उनमें बदलाव आए लीडरशिप में, नया लीडरशिप क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, वो तो देखने वाली बात है। तीनों सेनाएं, इनके अपने अपने जो कार्य हैं वो अलग अलग हैं। वायुसेना का हवा में है, थल सेना का जमीन में है, और नेवी का जो है समुद्र में है। लेकिन सिनर्जी जिसे कहते हैं वो उस तरफ भारत बढ़ रहा है। थिएटर कमांड सिस्टम पे हम चल रहे हैं। और लेट जनरल बिपिन रावत, हमारे जो सीडीएस, प्रथम सीडीएस थे, वो इसी तरफ कार्य कर रहे थे। और इस तरफ अभी भी कार्य चल रहा है। आखिर में थिएटराइजेशन ही होना है कि जिस थिएटर में कितनी हवाई ताकत की ज़रूरत है, कितनी समुद्री
ताकत की ज़रूरत है, कितनी फौज की ज़रूरत है, उसके मुताबिक ही फोर्स जो है बनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जहाँ तक ट्रेनिंग है, जहाँ तक टेक्निकल नॉलेज है, वो तो अपना डोमेन होगा हर एक का। एयरफोर्स का अलग डोमेन है, नेवी का अपना अलग टेक्नोलॉजी है, आर्मी की अपनी अलग है, लेकिन कॉमन वेपन जो है वो कॉमन होंगे, थिएटराइजेशन होगा। इसी तरफ हम चल रहे हैं। पाकिस्तान जो है ना वो बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है, भरोसे के लायक ही नहीं है। और उन दिनों में जबकि हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी जी बहुत कोशिश कर, बल्कि लाहौर पे थे जब ये कारगिल पीछे से हो रहा था, तो ये इनका जो मुशर्रफ साहब थे, जनरल मुशर्रफ, उनके मन में ये बहुत पहले से, जब वो ब्रिगेड कमांडर थे, उनके मन में ये प्लान आया था कि भाई ऐसे अगर हम करेंगे, जो खाली पोस्ट होते हैं उनको हम विंटर में कब्जा कर लें। और उसके बाद, क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी देखें तो ये जो कारगिल, श्रीनगर से कारगिल, कारगिल से लद्दाख लेह को जो सड़क जा रही है, और ख़ासकर कारगिल के इलाके में हाइट जो कि पाकिस्तान के पास में है, वो बहुत नज़दीक है। वहाँ से आप आर्टिलरी के फायर गिराओगे तो इस पे, इस सड़क पे कुछ नहीं जा सकता। तो आप सियाचिन को, लद्दाख को कट ऑफ कर सकते हैं। और उस वक्त जो था, हमारी जो ऑल्टरनेट रूट है, पीछे से हिमाचल से आते हुए, रोहतांग पास से होते हुए, और वो भी 6 महीने बंद रहता था, पास 6-7 महीने बंद रहता था बर्फ की वजह से। तो बाकी तो सिर्फ स्टॉकिंग करते थे। समर में जो स्टॉकिंग हो गया है, वही आपके पास हथियार है, वही आपका एम्युनिशन है, वही खान पीन है। तो उनका इरादा ये था, ये इस प्लान का, जो कि मुशर्रफ साहब ने एज अ ब्रिगेडियर बनाया था, कि अगर हम इसको रोड काट लें, कारगिल की रोड को हम काट देते हैं, तो सियाचिन है जो आइसोलेट हो जाएगा। और इसकी कहानी बहुत लंबी है। 1986 में जो है, भारत ने को पता चला कि पाकिस्तान सियाचिन को कब्जा करना चाह रहा है, तो उसमें एक किस्म की रेस हो गई, दौड़ हो गई, और उसमें हम पहले पहुंच गए। तो सियाचिन जो है वो नहीं ले पाए। तब से उनका था कि सियाचिन को हमने वापस लेना है। खैर, कहने का मतलब ये है कि जब वो ब्रिगेड साहब थे तो उन्होंने प्लान कईयों को दिए, नहीं किसी ने माना कि बेवकूफ़ी का प्लान है। फिर जब वो चीफ बने तो तब उन्होंने मैडम भुट्टो को भी सब दिया था ये प्लान करिए आप। तो बेनज़ीर भुट्टो ने भी कहा नहीं, ये बेकार की बात मत करो। फिर आए नवाज शरीफ, लेकिन नवाज शरीफ को भी नहीं बताया इन्होंने ये। इन्होंने कहा हम कर देंगे, देखी जाएगी। तो इन्होंने अपना प्लान, वो मुशर्रफ, जनरल मुशर्रफ ने, जब वो आर्मी चीफ थे, ये प्लान इम्प्लीमेंट कर दिया। और ये इम्प्लीमेंट किया कि इतनी बेइज्जती हुई, पाकिस्तान के इतने दबाव में आए कि वो नवाज शरीफ जो है वो अमेरिका जाके गिड़गड़ाया कि भाई हमें रोको रोको। और उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम पे पाबंदी लगाई कि आप बॉर्डर पार जो है आप हवाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नहीं तो हमारे अगर हवाई एयरफोर्स का इस्तेमाल करते तो काफ़ी कम नुकसान होना था हमारा। और लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये हमारा एक किस्म का समझौता है कि हमने बॉर्डर नहीं क्रॉस करना। उसके बावजूद पाकिस्तान की हालत कितनी खराब हुई है आपको मालूम है। एक सेकंड सर, 370 का जो है उसका लेना देना तो हमारे देश के साथ है। आज कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, दुनिया को भी बता दिया हमने कि हमारा हिस्सा है। 370 कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है, हटा दिया वो। तो ये तो हमारे लिए है, इसका मतलब महत्व एज ए नेशन, इसका महत्व पाकिस्तान को सुना दिया हमने। कुछ नहीं कर पा रहा है पाकिस्तान। और वही फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग कहते थे कि हम देख लेंगे कि क्या होगा, कैसे करता है हिंदुस्तान 370 को एप्रोगेट, क्या किया उन्होंने। तो ये जो एक फीलिंग होती थी, मेंटल फीलिंग कि कश्मीर अलग है, जम्मू कश्मीर अलग है, वो कभी हट गया ना, वो बीच में दरार हट गई है।